नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीम आर्ट में। तो गाइज़ आज एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजित और सतत पोषणीय विकास। ये आपकी क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है आपकी बुक फर्स्ट उसका 9th चैप्टर है गाइज़, यानी 9वां अध्याय है। और आपको मैं बता देता हूँ ये हमारी बुक फर्स्ट चल रही है जो भारत वाली बुक है जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। सो गाइज ये चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको भी हम बिल्कुल सभी चैप्टरों की तरह विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अंत तक देखिए इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हर एक वीडियो में हर एक संभावित प्रश्न को जगह देते हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी लास्ट सारे जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक भी क्वेश्चन हमारे जो हमने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो गाइज चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। चलिए गाइज शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो गाइज सबसे पहले हम ना इस चैप्टर के नाम को ही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसको जानना बहुत अनिवार्य है। अगर हम इसको थोड़ा सा जान लेंगे तो आने वाली जो चीजें हैं हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। सो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन की। देखिए नियोजन वाला जो शब्द है आपके लिए कोई नया नहीं है। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस वाली बुक सेकंड है आपकी भारत वाली, उसके अंदर भी नियोजित विकास की राजनीति वाला एक आपका चैप्टर है और नियोजित विकास की राजनीति के अंदर भी हमने नियोजन को पढ़ा है। अगर आपने वहां पर नियोजन शब्द को अच्छे से समझ लिया है तो आपको यहाँ पर नियोजन को ज्यादा समझने में समय नहीं लगेगा। हालांकि मैं आपको नियोजन बता देता हूँ। नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। देखिए गाइस मैंने आपको बताया था कि नियोजन का अर्थ होता है योजना बना करके विकास करना। देखिए गाइस सबसे जरूरी होता है नियोजन एक ऐसे देश के लिए जो एक विकासशील देश हो, जिसके पास संसाधनों का अभाव हो और ऐसी बहुत सारी समस्याओं से जो जूझ रहा हो। तो भारत भी कुछ ना कुछ इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें विकास भी करना है। और विकास करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन ना होने के कारण हमारा विकास उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए था। लेकिन हम विकास तो चाहते हैं और विकास प्राप्त करने का इस संदर्भ में जो हमारे पास तरीका बचता है वो है नियोजन। यानी हम अगर योजना बनाएं तो योजना बना करके हम कम संसाधनों से कम समय में अधिक लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम लाभ उठाने के लिए ही हम नियोजन करते हैं। आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के अंदर भी नियोजन शब्द को समझाया था। नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना, ठीक है ना। देखिए हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से ही या फिर कहें आजादी से थोड़ा सा पहले से ही नियोजन का काम शुरू हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि सन 1944 के अंदर आपने आपकी पॉलिटिकल साइंस वाली बुक के अंदर में भी बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ा था। बॉम्बे आज जो मुंबई है पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, तो बॉम्बे प्लान के बारे में पढ़ा था। तो नियोजन की शुरुआत कहीं ना कहीं हम जो है बॉम्बे प्लान से देख सकते हैं भारत के अंदर से। यानी क्या हुआ बॉम्बे प्लान के अंदर, तो बड़े बड़े उद्योगपति थे जैसे टाटा, बिरला, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति मुंबई के अंदर 1944 में आकर के इकट्ठा हुए और उन्होंने ये सोचा कि भारत के विकास की जो जिम्मेदारी है वो केवल सरकार के कंधों पर नहीं सौंपनी चाहिए। कुछ विकास की जिम्मेदारी नैतिक आधार पर भारत के उद्योगपतियों को भी उठानी चाहिए। और इसी संदर्भ में भारत को विकसित करने के लिए 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह की बैठक हुई थी बॉम्बे के अंदर, और वही 1944 की उद्योगपतियों की बैठक बॉम्बे प्लान से जाना गया। और ये प्लान था हमारी इकोनॉमी को विकास करने का, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है ना गाइज। इसके बाद आपको पता ही है 1950 के अंदर हमारे देश के अंदर मार्च के महीने में योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग का भी काम क्या है, नियोजन को देखना ताकि हम कम संसाधनों से ज्यादा विकास कर सकें। सो गाइज ये दो तीन चीजें आपको बतानी जरूरी थी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सतत पोषणीय विकास। देखिए गाइज सतत पोषणीय, सतत मतलब होता है लगातार और पोषण मतलब जो हमको पोषित करे। तो यानी एक ऐसा विकास जो हमको लगातार पोषित करे, वो पूछ रहा है क्या होता है। तो देखिए गाइज मैं आपको बता देता हूं कि सतत पोषणीय विकास वर्तमान समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वो इसलिए भी है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो संसाधन है चाहे पूरी दुनिया के अंदर हो चाहे भारत के अंदर हो, उनकी जो मौजूदगी है वो सीमित है, अर्थात वो भरपूर मात्रा में नहीं है। इतना है कि बस अभी तक हमारी आवश्यकताओं को ठीक ठाक तरीके से वो पूरा कर रहे हैं। अगर हम इसी लापरवाही तरीके से जैसे हम आज
जो है संसाधनों का प्रयोग करते हैं विकास के लिए, बिल्कुल विनाश की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, संसाधनों को इस तरीके से यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं उनका, तो कहीं ना कहीं इनसे क्या हो रहा है, इनसे भविष्य में संसाधनों की मौजूदगी को खतरा पैदा हो गया है। अर्थात हो सकता है भविष्य के अंदर ये संसाधन खत्म हो जाएं। तो उन संसाधनों को बचाए रखने के लिए एक संकल्पना विकसित हुई, एक सोच विकसित हुई, जिसका नाम था आपका सतत पोषणीय विकास। अर्थात एक ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारी आज की जरूरतों को भी पूरा करे। तो इसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसमें हम क्या करते हैं, भविष्य की जो हमारी पीढ़ियां होती हैं उनकी आवश्यकताओं को भी हम ध्यान में रखते हैं। सो गाइज, चलिए आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं, और जिसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि नियोजन से क्या अभिप्राय है या योजना का क्या अर्थ होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था प्यारे बच्चों कि नियोजन शब्द का कोई नया नहीं है हमारे लिए। नियोजन का अर्थ होता है योजना बना करके विकास करना, ताकि कम समय में कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। सो गाइज, आपको ये याद रखना है, इस चैप्टर के अंदर भी हमको सारा नियोजन पढ़ना है भारत के संदर्भ में, कि भारत ने नियोजन क्या क्या किया ज्योग्राफी की लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए गाइज, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज, भारत में नियोजन का काम कौन करता है। देखिए गाइज, मैंने जैसे कि बताया था कि नियोजन जरूरी है भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए, लेकिन भारत वाली बुक है तो हम इसको पता है आपको भारत के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो भारत में नियोजन को लागू करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो संस्था चाहिए ना, जो नियोजन को देख सके। तो आपको यही बताना है कि भारत में नियोजन का काम कौन करता है। तो आप बोलिए, भारत में नियोजन का काम स्वतंत्रता के बाद से लगातार एक आयोग है जिसका नाम है योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि 1950 मार्च के महीने में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ताकि भारत के लिए योजनाएं किस तरीके से बनाएं ताकि कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो वो है आपका योजना आयोग। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, योजना आयोग का वर्तमान में नाम नीति आयोग कर दिया गया है। 1 जनवरी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यानी आपको यह बताना पड़ेगा कि अगर पूछ ले कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है, तो आप बताइए कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम नीति आयोग कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 को। और पहले जो नीति आयोग के अध्यक्ष बने थे, आप बताइए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो नरेंद्र मोदी बने थे। कौन? मोदी जी। और आपको मैं बता दूं, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप बोलिए, योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू जी। ठीक है, नाम याद रखने, दोनों नाम महत्वपूर्ण है, वर्तमान में और आपके पहले। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, नियोजन के उपागमों की चर्चा कीजिए, या खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन से आप क्या समझते हो। देखिए गाइस, उपागम का मतलब होता है रास्ता, यानी अब अगर हमें नियोजन को जानना है कि नियोजन कैसे होता है या नियोजन किस किस तरीके से किया जाता है, तो हम किन तरीकों से जांच सकते हैं। या फिर खंडीय नियोजन या प्रादेशिक नियोजन में डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें अंतर क्या है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूं, जो खंडीय नियोजन होता है, खंडीय नियोजन में क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर, यानी जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम जो सेक्टर्स हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कि आपको कृषि, सिंचाई, नवनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। यानी खंडीय नियोजन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के सेक्टरों को विकसित करते हैं। एक बार फिर मैं बताता हूं, खंडीय नियोजन में क्या करते हैं हम, जितने भी हमारे अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स हैं जहां से हमको आय जनरेट होती है, जिससे देश का विकास होता है, उसको विकसित करना, उसको विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाना खंडीय नियोजन में आता है प्यारे बच्चों। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है कि किसी भी देश के समान आर्थिक विकास नहीं हुआ। देखिए, आपको मैं बताता हूं कि कोई भी देश हो, उसके देश के अंदर के जो क्षेत्र हो, उनका एक समान विकास कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि प्रादेशिक या फिर कई राज्यों के विकास के लिए बहुत सारी जो स्थितियां होती हैं वो मद्देनजर रखते हुए उनका विकास होता है। जैसे हम बात करें संसाधन, हो सकता है वहां पर जनसंख्या अच्छी हो सकता है वहां पर जो है एक ऐसा केंद्र हो जहां से आसान से व्यापार किया जा सकता हो। जैसे हम बात करें कोलकाता,
कोलकाता एक समुद्र के किनारे है, मुंबई और आपका मद्रास, ये क्यों विकसित हुए? क्योंकि यहां से यातायात के साधन अच्छे हैं, ये विकसित हो गए। इसीलिए आपको प्रादेशिक नियोजन में बताना है कि हमारे देश की तरह विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके राज्यों का एक समान विकास नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो गए तो कुछ पिछड़े हुए हैं। विकसित विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजक एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अपनाया जाए। यानी अब जब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ही हर देश के अंदर सभी राज्यों का विकास जब एक समान नहीं होता है, तो जो विकास की नीतियां बनाने वाले विभाग होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि भाई विकास का एक तरीका ऐसा होना चाहिए जो प्रदेश ध्यान में रख करके विकास करे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारा उड़ीसा है, इसके बाद झारखंड, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़। ये राज्य ऐसे हैं भारत के जो सही मायने में विकसित नहीं हो पाए हैं, या फिर कहें विकास अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो हम देखेंगे जो प्रादेशिक नियोजन होता है, प्रादेशिक नियोजन खंड के आधार पर यानी क्षेत्र के आधार पर विकसित करने की, योजना बनाने की नीतियां बनाता है। यानी छोटे छोटे क्षेत्र के आधार पर यह चाहता है कि समाज के अंदर, देश के अंदर कोई भी क्षेत्र अविकसित ना रह जाए या विकास के मामले में असंतुलन पैदा ना हो जाए। इसके लिए यह स्थानों को चुनता है और स्थानों के आधार पर विकास करने का काम करता है। देखिए, विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाना इसका काम है। इस प्रकार के नियोजन को हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। प्रादेशिक मतलब आपका राज्य को ध्यान में रख करके, क्षेत्रों को ध्यान में रख करके नियोजन करना। सो गाइस, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखिए, नियोजन जो होता है उसकी क्या प्रक्रिया है, तो मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि नियोजन की प्रक्रिया इस प्रकार है। नियोजन को हम दो स्तरों पर करते हैं। यानी नियोजन का जो तरीका होता है प्यारे बच्चों, किसी भी देश के अंदर, या हम अपने देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात करें, तो भारत के अंदर जो नियोजन का तरीका है, नियोजन की प्रक्रिया है, वो दो तरीके से है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है, दो प्रक्रिया होती हैं, दो स्तर होते हैं हमारे देश के अंदर नियोजन के। यानी योजनाएं दो तरीके से बनती हैं, एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि हमारे देश के अंदर संघवाद है। आपने पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी 11th वाली बुक है उसके अंदर संघवाद को पढ़ा होगा, और संघवाद के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो इसीलिए राज्य जो होते हैं वो भी अपने राज्य का विकास करने के लिए नियोजन करते हैं और केंद्र पूरे देश का विकास करने के लिए नियोजन करता है। तो इसीलिए नियोजन दो तरीके से होते हैं, एक केंद्रीय नियोजन, एक राज्य नियोजन। ठीक है ना गाइस। इसके बाद हम बात करें केंद्र स्तर पर नियोजन के लिए, जो हमारे देश के अंदर एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, योजना बनाता है। आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसी संस्था है जो 1951 में बनाई गई थी। ठीक है, 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये रिपोर्ट देता है योजना आयोग को, और योजना आयोग जो है, ये जो देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, उसके अनुसार फिर नीतियां बनती हैं केंद्र के लिए। तो राज्य स्तर पर बात बताता हूं, तो राज्य स्तर पर योजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। तो गांव स्तर पर गांव समस्याओं को सुलझाने के लिए नियोजन किया जाता है। इसी तरह खंड या फिर कहीं ब्लॉक स्तर पर जो है ना, जिले का नियोजन के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो यानी राज्य स्तर पर गांव के विकास के लिए काम करता है, खंड के विकास के लिए काम करता है और जिले के विकास के लिए योजनाएं बनाता है। जैसे कि आपका केंद्रीय जो नियोजन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद बनाता है, ऐसे ही राज्य का भी अपना अपना नियोजन का एक तरीका होता है। चलिए गाइस, आगे मैं आपको बताता हूं। संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना पर भी क्षेत्रीय समस्याओं को नियोजन द्वारा सुलझाया जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि संसद सदस्य होते हैं वो स्थानिक क्षेत्र विकास योजना पर भी क्षेत्रीय समस्याओं को नियोजन के द्वारा सुलझा लेते हैं। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1993 में की गई। प्रत्येक संसद सदस्य को 2 करोड़ रुपए की लागत का ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको सॉल्व करवाए। हालांकि स्थानीय समस्याओं का काम करने का जो जिम्मा होता है वो राज्य सरकारों का होता है, लेकिन संसद के सदस्य भी अपने क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझा सकते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1993 में हुई थी, और
ये मैं आपको बताता हूं कि इसके लिए संसद जो प्रत्येक सदस्य को ना 2 करोड़ रुपए का फंड जो है देती है, और ताकि वो इसको क्षेत्र की समस्याओं को, यानी राज्य के अंदर के जो क्षेत्र होते हैं ना उनकी समस्याओं का, हालांकि काम तो राज्य सरकारों का होता है नियोजन का उनके लिए, लेकिन फिर भी केंद्र की जो सदस्य होते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं वो भी काम करते हैं। और वो कैसे काम करते हैं? वो जिला अधिकारी जो कलेक्टर्स होते हैं ना, आईएएस जिला अधिकारी जो है सांसदों की सिफारिशों पर वह विकास का काम को पूरा कराते हैं। यानी जिला के जो अधिकारी होते हैं, सांसद जो कहता है कि भाई ये काम करवाइए, तो जिला अधिकारी उन कामों को करवा देते हैं और फंड इन 2 करोड़ रुपए से दिया जाता है। तो गाइज आसान क्वेश्चन था और साथ ही बिल्कुल विस्तार पूर्वक। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं कि भारत में नियोजन के परिप्रेक्ष्यों का अवलोकन कीजिए। यानी भारत के अंदर जो नियोजन हुआ है वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना, तो उसकी क्या प्रगति रही, तो मैं इसके बारे में बताता हूं। देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूं, भारत में केंद्रीकृत नियोजन को पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहली बात तो केंद्रीकृत नियोजन अर्थात केंद्र द्वारा किया गया नियोजन, केंद्र सरकार द्वारा जो पूरे भारत के लिए नियोजन किया जाता है प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हम केंद्रीकृत नियोजन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो नियोजन का काम होता है केंद्रीकृत नियोजन का, वो योजना आयोग करता है। ठीक है, तो योजना आयोग एक जो है वैधानिक संस्था है। ठीक है, वैधानिक मतलब कानूनी संस्था है, लेकिन संवैधानिक संस्था नहीं है, इतना याद रखना है। संविधान में योजना आयोग का वर्णन नहीं है। मैंने आपको इसको जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई थी आपको तब भी समझाया था बहुत अच्छे से, और मैंने बताया था आपको कि योजना आयोग जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसका एक उप सभापति यानी उपाध्यक्ष भी होता है, और वर्तमान में जो इसके उप सभापति हैं यानी उप सभापति यानी मैं आपको बोलूं उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। नाम भी याद रख लेना, क्या पता पूछ ले, राजीव कुमार। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी अभी जो आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं ना, प्री बोर्ड के अंदर पॉलिटिकल साइंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर है राजीव कुमार। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं बच्चों कि ना जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को और भी बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग की अधिकतर जो कामों की जिम्मेदारी होती है वो कहीं ना कहीं उप सभापति पर होती है या फिर कहीं उपाध्यक्ष पे होती है, इसीलिए इसके उपाध्यक्ष का नाम अक्सर वो पूछता है। अब से जो है क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ता हूं कि देश में जो नियोजन का मुख्य रूप से जो काम किया जा रहा है, कि आपसे पूछे कि देश के अंदर नियोजन के तरीके से क्या किया गया है, यानी किस तरीके से नियोजन को अपना करके विकास का काम करने की कोशिश की गई है। तो केंद्र सरकार ने नियोजन का जो पहला काम किया गाइस, वो था आपका पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना योजना बना करके विकास करने का एक तरीका है जो योजना आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। और मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाएं और आपका भरमौर एक क्षेत्र है उसका, इंदिरा गांधी नहर, और यही से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, इसीलिए आपको पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर बारीकी से ध्यान रखना होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपकी जो चौथी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहली पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताता हूं संभावना प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है यहां से क्वेश्चन आने की। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि आपकी इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं वहां से पंचवर्षीय योजनाओं को पॉलिटिकल साइंस से हटा दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस से अगर पंचवर्षीय योजनाओं को हटाया गया तो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं तो पूछना चाहेगा, तो वो यहां पूछ सकता है आपसे पंचवर्षीय योजनाओं को। तो याद रखना है आपको कि पंचवर्षीय योजनाएं जो है योजना आयोग के द्वारा हमारे देश के अंदर नियोजन का एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आज तक की पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ है और क्या क्या उनका लक्ष्य था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आरंभ हुई और 56 तक चली। तो इसके दौरान सबसे अधिक जो जोर दिया गया गाइस वो कृषि पर जोर दिया गया, और इसी के ध्यान में रखते हुए देश के अंदर सिंचाई संसाधनों में भारी वृद्धि की गई। और मैं आपको बता दूं पहली पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसके माध्यम से ही जब कृषि पर जोर दिया गया तो हमारे देश के अंदर भाखड़ नांगल परियोजना, सबको पता है कि पूरे भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये ऊंचा याद रखना है, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, और सभी को पता है बच्चों कि ये सतलुज नदी पर है। ठीक है, किस पर है? सतलुज नदी पर। इसके बाद आपका अगला है कि हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, सबको पता है, ठीक है ना, महानदी। और महानदी में कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। ये तो चलो आपको 11वीं में आपने पढ़ा ही होगा कि जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी उड़ीसा के अंदर है। तो ये दोनों ही बांध किसके द्वारा बनाए गए थे? तो पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाए गए थे, ताकि हमारे देश की जो कृषि की सिंचाई की समस्या है ना
उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो आपको पता चल गया हमारी पहली पंचवर्षीय योजना क्या थी, किस पर ज्यादा जोर दिया गया और क्या क्या काम किए गए। इसके बाद मैं आपको बताता हूं दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में आरंभ हुई तथा 1961 तक चली। ठीक है, मैं आपको बताता हूं फिर इसमें क्या क्या काम किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के अंदर ये लक्ष्य रखा गया कि 25% तक हमें राष्ट्र आय में वृद्धि करनी है, यानी हमारे देश की जो आय है उसके अंदर 25% वृद्धि करना। फिर आधारभूत और जो भारी उद्योग हैं उन पर बहुत अधिक बल दिया गया, यानी उद्योगों पर बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर इसके अंदर रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर बल दिया गया और साथ में जो आर्थिक असमानता है उसको कम करना भी दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में जो है इसके ऊपर बल दिया गया। इसके बाद मैं आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना से अवगत कराता हूं कि ये जो है 1962 से 1966 तक चली और इसमें क्या था, इसमें था संतुलित विकास करना, यानी कृषि और उद्योगों पर बराबर विकास करना। गहन कृषि विकास कार्यक्रम भी इसी में चलाया गया कि हमें भाई गहन कृषि करनी है, बहुत ज्यादा कृषि करके बहुत ज्यादा उत्पादन लेना है, वो भी जो है ना तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ही शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि सूखा और पाकिस्तान चीन युद्ध के कारण ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो बहुत अधिक प्रभावित हुई। और फिर मैं आपको बताता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हुए तो मैं आपको बता रहा था कि 1967, 1968 और 1969 यानी 3 एक वर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी। इसको हम कहते हैं योजना अवकाश, नाम याद रखना है, योजना अवकाश। कई बार पूछा गया है गाइस, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो बहुत सारी बातें या बहुत सारे आंसर बातों बातों में ही पता चल जाएंगे। तो योजना अवकाश क्या था, तो आप बताइए कि योजना अवकाश बेसिकली जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, चीन पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुए, तो हमको 5-5 वर्षों की योजना चलाने में दिक्कतें हो रही थी, यानी 5 वर्ष की योजनाओं के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इसीलिए हमने एक वर्ष की जो योजनाएं चलानी शुरू कर दी और 3 सालों तक हमने एक वर्ष की योजनाएं चलाई और जो 3 सालों तक हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं आई उन्हीं 3 सालों को हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताता हूं। 1969 में आरंभ हुई और 74 तक चली। इसमें क्या था, स्थायी विकास पर ज्यादा बल दिया गया कि हमें स्थायी विकास करना है, यथासंभव आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाना था। कह रहा था ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को आत्मनिर्भर करना है, विदेशी सहायता की अनिश्चितता को कम करना, क्योंकि हम अब जो है विदेशों से बहुत पैसा लेते थे, साथ में हमारे युद्ध हो गए। पॉलिटिकल साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा कि भाई पाकिस्तान के साथ में, चीन के साथ में, और चीन का जो दोस्त था वो पाकिस्तान था, पाकिस्तान का दोस्त अमेरिका था। अमेरिका नाटो, सीटो सेंटो जैसे सदस्य है ना उनके, उनमें से जो है तीनों का तो नहीं लेकिन हाँ सेंटो का जरूर सदस्य था और इसी कारण से अमेरिका उनको पसंद करता था। फिर अमेरिका ने भारत को मदद देनी बंद कर दी, तो जिससे भारत के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें होने लगी। तो ये जो विदेशी सहायता थी ना, वो मिलना ना मिलना, इसके कारण भारत बहुत प्रभावित होता था। तो भारत के अंदर चौथी पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया कि हम जो विदेशों से मिलने वाली जो अनिश्चित सहायता है ना उस पर भी हम कम से कम निर्भर हो जाएं। फिर तीसरे पॉइंट में आप बताओगे कि सामाजिक न्याय तथा समानता को बढ़ावा देना, साधन हीन जो कमजोर वर्ग हैं गाइस, जो जिनके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है विकास करने के लिए, उनकी दशा को सुधारने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनकी शिक्षा और रोजगार पर काम करना। फिर हम प्रादेशिक असंतुलन को कम करना। देखिए अभी भी हम प्रादेशिक जो है असंतुलन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, यानी क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए कोई राज्य पीछे कोई राज्य आगे आ गया है तो उसको कभी दूर करना, आय की असमानता को हटाना और साथ ही विकास की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, यानी सार्वजनिक सेक्टर जो है, सरकारी सेक्टर है, उसको ज्यादा से ज्यादा योगदान देना होगा देश के विकास के लिए, सरकारी सेक्टर को। ठीक है, तो आप देखिए चौथा मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पांचवी भी इंपॉर्टेंट है। तो पांचवी जो है 74 से 79 तक चली। तो इसमें गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा भी आया। फिर जनजातीय क्षेत्र हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सूखा प्रभावित क्षेत्र हो, उनके विकास के लिए योजना इसी पंचवर्षीय योजना में तैयार की गई थी। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना है गाइस। आप बताइए छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 1985 तक इसका काल रहा और इसका भी मुख्य लक्ष्य जो था वो गरीबी को हटाना था। ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए मैं आपको सातवीं पंचवर्षीय योजना बताता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1985 से 1990 तक चली। अब देखिए इसके अंदर क्या था, आत्मनिर्भर विकास, ठीक है, और सामाजिक न्याय। ये आपको याद रखना है, आत्मनिर्भर विकास और सामाजिक न्याय सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। इसके बाद
जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1992 से 1997 तक थी। देखिए गाइज, आपको याद रखना है 1991 में भी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। याद रखना है, ये सन पूछा जाता है कि जो है इनमें से किस वर्ष पंचवर्षीय योजना जो है लागू नहीं की गई थी। तो आपको बताना 1991 में भी नहीं लागू की गई थी। फिर मैंने बताया था 1900 जो है 67, 68, 69, ये तीन, ये याद रखने हैं आपको सन। इसके बाद देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है 92 से 97 तक चली। इसके अंदर अर्थव्यवस्था और समाज का टिकाऊ विकास, टिकाऊ विकास आपको पता है ना कि वो एक तरीके से सतत विकास ही होता है। समाज का सही तरीके से विकास होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि को रोकना, ये भी लक्ष्य रखा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद मैं आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना बताता हूं। 97 से 2002 तक चली और इसमें सतत विकास और टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया गया। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इसके अंदर देश के अंदर जो 8% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया कि हमको अपनी जो देश का विकास है उसको हर वर्ष 8% तक वृद्धि करना होगा और 14 वर्ष के हर एक बच्चे को जो है अनिवार्य शिक्षा इसी के द्वारा लागू कराने की बात की गई थी और देश की जो साक्षरता दर थी वो कम से कम 75% करने का लक्ष्य रखा गया। वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको बतानी है 2007 से 2012 तक चली और इसमें समावेशी विकास और शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं 2012 से भारत के अंदर कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई है, ये हमारी अंतिम थी, ठीक है ना। इसके बाद हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर एक तरीके से रोक लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि सरकार चेंज हुई कि सेंट्रल के अंदर एनडीए या फिर कहीं बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने जरूरी नहीं समझा इसको, इसीलिए अभी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो रही है। आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम थी जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। ठीक है गाइज, अब आपको पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कोई भी पर्सन परेशान नहीं करेगा। आप अच्छे से इसको वीडियो को या मैंने जो नोट्स हैं आपके वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां क्या रही। देखिए यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पंचवर्षीय योजना जो हमने अपनाई तो उससे हमें क्या फायदा हुआ, क्या उपलब्धियां रही। तो आप बताइए, देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। तो बताइए अंग्रेजी शासन में हमारी जो राष्ट्रीय आय थी वो 0.5% थी और वो बढ़ करके पंचवर्षीय योजनाओं के कारण 4.15% रही, यानी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो गई। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता से पहले जो प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि थी गाइस वो लगभग शून्य थी, कोई आय में वृद्धि नहीं होती थी। लेकिन योजना की अवधि या फिर कहें जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके कारण हमारे देश के अंदर प्रति व्यक्ति आय में 2.1% की वृद्धि होने लगी। इसके बाद हम बात करते हैं पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, यानी पूंजी हमारे देश के अंदर लगातार बढ़ती चली गई। जैसे पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूंजी निर्माण की दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई। पूंजी निर्माण की दर बचत तथा निवेश की दर पर निर्भर करती है और यह 2001 तक 23.4% रही, यानी इतना हमारे देश के अंदर पूंजी निर्माण होने लगा, यानी बचत होने लगी। इसके बाद आप देखिए मैं आपको बताता हूं चौथा पॉइंट के कृषि के संस्थागत सुधार और हरित क्रांति भी आई। देखिए कृषि के विकास में योजना आयोग का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक तो कृषि का सुधार भी हुआ और साथ में कृषि भूमि का सुधार हुआ। साथ में हम देखें तो 1966 से कृषि में तकनीकी विकास पर जोर दिया जाने लगा और जैसे ही तकनीकी विकास पर जोर दिया गया तो हमारे देश के अंदर हरित क्रांति भी संपन्न हो पाई। और अपने हरित क्रांति वाले चैप्टर के अंदर या फिर कहें पॉलिटिकल साइंस वाले चैप्टर के अंदर हरित क्रांति वाले टॉपिक में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद उद्योगों का विकास, योजना आयोग के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी वृद्धि हुई। देश के आधारभूत जो पूंजीगत उद्योग थे जैसे लौह इस्पात उद्योग, मशीनी उद्योग आदि बहुत काफी हद तक वो विकसित होने लगे। योजना आयोग के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना में 7.5% वृद्धि हुई, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 6.8% ही रही। देखिएगा इस क्या होता है कि पहले की तुलना में रिकॉर्ड वृद्धि जारी रखना वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जो औद्योगिक विकास दर है वो लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है बुनियादी ढांचे का विकास। बुनियादी ढांचे का मुख्य रूप यातायात, संचार साधन, सिंचाई, बिजली आदि के क्षेत्र में काफी विकास से है। मतलब कुल मिलाकर के बुनियादी ढांचा मतलब यातायात का विकास हुआ, संचार का विकास हुआ, सिंचाई का विकास हुआ, बिजली बहुत अच्छी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही हो पाया।
सातवां पॉइंट बताओगे सामाजिक सुविधाएं, तो सामाजिक सुविधाएं मिलने लगी पंचवर्षीय योजनाओं के कारण, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब व्यापक स्तर पर हमारे देश के अंदर विकसित हो गया। देश के अंदर विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर जो है 244 हो गई, अस्पताल और डिस्पेंसरियों की संख्या 44,000 हो गई, और अब 1900 व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर है, मतलब 1900 व्यक्तियों को देखने के लिए एक डॉक्टर, इतने ज्यादा हमारे देश के अंदर डॉक्टर भी मुहैया कराए गए पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, योजनाओं की अवधि में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयत्न किए गए। 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में 36.7 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। 2000 और 2001 तक कुल जो श्रम शक्ति थी भारत की वो 40.60 करोड़ थी। 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जो है 80 से 90 लाख लोगों को रोजगार दिलाया गया। देखिए गाइस, 80 से 90 लाख जो लोग हैं उनको रोजगार मिला 9वीं पंचवर्षीय योजना से। इसी प्रकार देखिए ना, ये सब चीज आपको सफलताएं हैं हमारी योजनाओं की, ठीक है। इसके बाद आधुनिक वृद्धि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने वाले उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई, कृषि क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग आरंभ हो गया, ये सब योजनाओं के कारण। इसके बाद आत्मनिर्भरता, योजनाओं के दौरान आत्मनिर्भरता से संबंध में निश्चित रूप से सफलता मिली। देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया, विदेशी योगदान कम होते चले गए और आयात भी कम होता चला गया, हम आत्मनिर्भर बनते चले गए। इसके बाद हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों की, यानी उद्देश्य क्या है पंचवर्षीय योजनाओं के, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। पहली बात, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आर्थिक विकास करना, ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है हमारी, उनका जो है उद्देश्य, हम इनको इसलिए लागू करते हैं ताकि हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए और आर्थिक विकास हो जाए। तो इसको पढ़ सकते हैं हम कि भारत की प्रत्येक योजनाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आर्थिक विकास में वृद्धि करना है। ये वृद्धि देश के आर्थिक विकास में सहायक होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। इसके बाद जीवन स्तर में वृद्धि, ये आप बताइए कि योजना है जो है हमारे देश के अंदर पंचवर्षीय है, उसका उद्देश्य है जीवन स्तर में वृद्धि। तो योजना आयोग का दूसरा उद्देश्य लोगों का आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। जीवन स्तर में वृद्धि अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, कीमत स्थिर हो जाए, आय में समानता हो जाए, ये सब काम योजना आयोग के द्वारा किया जाता है और इन्हीं सभी कामों से जो है ना जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो ये उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में वृद्धि की जाए। आर्थिक असमानता को घटाना, यानी पंचवर्षीय योजनाओं का ये मुख्य उद्देश्य है कि भाई कुछ लोग तो धनी हो गए हैं, कुछ लोग अमीर हो गए हैं, तो कोशिश की जाए ये आर्थिक असमानता खत्म की जाए, ये भी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहता है। फिर इसका बाद है सर्वांगीण विकास, ये चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कह सकते हो कि पंचवर्षीय जो योजना है गाइस, उनका उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण या फिर सर्वांगीण बात एक ही है, और इसमें प्रत्येक योजना में इन क्षेत्रों में विकास को एक महत्व नहीं दिया जाता है। परंतु पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग, 5वीं में दोनों पर महत्व दिया गया, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में योजनाओं में बिजली, ऊर्जा, मतलब कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में योजनाओं के द्वारा विकास का काम किया गया। ये भी मुख्य उद्देश्य है हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का। इसके बाद क्षेत्रीय विकास, देखिए क्षेत्रीय विकास भारत में विभिन्न भाग आर्थिक दृष्टि से समान रूप से विकसित नहीं है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। गोवा, पंजाब, हरियाणा तो बहुत अधिक अच्छी तरीके से विकसित हो रहे हैं, वहीं बिहार, उड़ीसा, मेघालय राज्य अविकसित हैं। तो जो क्षेत्रीय विकास में असमानता है उनको भी दूर करना इसका उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता रहे हमारे देश के अंदर, यानी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए भी आर्थिक स्थिरता का उद्देश्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता को कायम रखना है, ठीक है गाइस। तो ये भी आपको रखना है कि ये उद्देश्य है, आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है 7वां कि आत्मनिर्भरता तथा स्वयं पोषित सतत पोषणीय विकास। ये पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है कि भाई एक तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए हर क्षेत्र में, कृषि, उद्योग या विकास, और साथ में स्वयं पोषित विकास, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य को भी जो है ध्यान में रखते हुए आज विकास करें, आज की आवश्यकताएं और भविष्य की आवश्यकताओं को दोनों में तालमेल बिठाना, ये उद्देश्य रहता है पंचवर्षीय योजनाओं का। सामाजिक न्याय भी, यानी समाज के अंदर सबको भला हो सके, ये भी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। जैसे 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी हटाओ के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके बाद आपका अगला है यानी 9वां, रोजगार में वृद्धि। तो ये भी उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के रोजगार में वृद्धि होती रहे। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य नियोजन से क्या अभिप्राय है।
देखिए गाइस, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो प्रादेशिक भिन्नता है या प्रादेशिक विकास कह लीजिए, इसका अर्थ क्या है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर समान रूप से विकास नहीं हुआ है। कुछ राज्य तो विकास के मामले में बहुत आगे चले गए हैं, जबकि कुछ राज्य विकास के मामले में बहुत पिछड़ गए हैं। तो उन पिछड़े हुए राज्यों के पीछे का जो कारण है, वो ये नहीं है कि वहां पर संसाधन नहीं है, परंतु कुछ और कारण भी है जिनके कारण से वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। यानी वहां पर भरपूर मात्रा में संसाधन होने के बावजूद वहां पर नियोजन सही तरीके से नहीं हो पाया, योजनाएं तरीके से नहीं पहुंच पाई, इस कारण से वो क्षेत्र पिछड़ करके रह गए। तो ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हालांकि उनके पिछड़ने का कारण जो है वो नहीं है कि वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं है, जनसंख्या नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिछड़ गए क्योंकि वहां पर नियोजन सही तरीके से नहीं हो पाया। तो यानी उन क्षेत्रों तक नियोजन पहुंचाना, उन क्षेत्रों तक उनको विकसित करना जो सब कुछ होते हुए भी पिछड़ गए हैं, तो उनको विकसित करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया जिसका नाम था लक्ष्य नियोजन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लक्ष्य नियोजन क्या है, कि एक ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं संसाधनों के होने के बावजूद, उनके विकास के लिए एक जो है ना वो रखा गया, एक तरीका लाया गया, उसका नाम था लक्ष्य नियोजन। तो अब मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उसके अंदर नियोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर निर्भर करता है। देखिए, ज्यादातर जो आर्थिक विकास होता है उसके संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों के भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। जैसे मैंने अभी भी बताया आपको, आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है। यानी आर्थिक तो क्षेत्र के लिए संसाधन तो चाहिए विकास के लिए, परंतु टेक्नोलॉजी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए वहां पर लगाने के लिए। लगभग 1.5 दशक के नियोजन के अनुभवों से यह महसूस किया गया कि आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा था। मतलब बहुत दिनों से जब भाई हम विकास करे जा रहे हैं, नियोजन किए जा रहे हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो असंतुलन पैदा कर रहे हैं विकास को लेकर के। क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह योजनाओं का उपागम प्रस्तुत किया। यानी जो ये पूरा का पूरा असमान विकास हो रहा है, क्षेत्रीय असंतुलन हो रहा है, यानी कुछ क्षेत्र तो विकसित हो रहे हैं और कुछ क्षेत्र विकसित नहीं हो रहे हैं, जबकि सब कुछ होने के बावजूद। तो इसको दूर करने के लिए जो योजना आयोग है, योजना आयोग ने तरीके लेकर के आए जिसका नाम था लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह। ये तरीके अपनाए, इसके माध्यम से क्या किया गया कि लक्ष्य क्षेत्रों की और इंगित कार्यक्रमों को कुछ उदाहरण, तो यानी कोई जो लक्ष्य क्षेत्र हैं उनके अंदर कुछ कार्यक्रम चलाए गए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम यहां पर स्थापित किए गए। इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्था यानी SFDA, इसके बाद सीमांत किसान विकास संस्था MFDA आदि कुछ जो है लक्ष्य समूह कार्यक्रमों के उदाहरण है। यानी इन के कारण, यानी लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह ये कार्यक्रम चलाए गए उन क्षेत्रों के लिए जो आर्थिक संसाधन होने के बावजूद भी पिछड़ गए हैं। और ये किसने चालू किए, तो ये आप बोलिए योजना आयोग ने चालू किए थे उन क्षेत्रों के लिए जो आर्थिक संसाधन होने के बावजूद पिछड़ रहे थे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर ये कार्यक्रम चलाए गए थे उनके लिए लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के माध्यम से। मैंने वो कार्यक्रम भी आपको बता दिए कि भाई किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम चला करके उनकी मदद पहुंचाने का कोशिश की गई ताकि वो भी विकसित हो सकें। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया। यानी ये क्षेत्र जो है यहां पर भी अब विकास के कार्यक्रम पहुंचाए जाने लगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से। इसके बाद गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम उनके स्थलाकृतिक, पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। इस कथन की पुष्टि उपयुक्त व्याख्या सहित कीजिए तथा राष्ट्रीय समिति पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए सुझाए गए जो सुझाव हैं वो भी बताइए। वो ये बता रहा है, कुल मिलाकर के मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन क्या है
कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके विकास में स्थलाकृति, परिस्थितियां, सामाजिक चीजें, सब चीज ध्यान में रख करके कुछ काम किए गए हैं और क्या क्या काम किए गए हैं वो बताना है, ठीक है ना। और आपको मैं बताता हूं, देखिए जैसे कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम उनके स्थलाकृति, परिस्थितियों तथा सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई जब पर्वतीय क्षेत्रों का हमें विकास करना तो बहुत चीज ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो स्थलाकृति, परिस्थितियां, सामाजिक दशाएं, उनकी आर्थिक दशाओं को ध्यान में रख करके हम ये चीजें तैयार करते हैं उनके विकास के लिए। इन कार्यों में हम सिंचाई, विद्युत कार्यक्रम, योजनाएं आदि बनाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार, कृषि और अन्य विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। पहाड़ी विकास कार्यक्रम जो है उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों में आरंभ किए गए हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए काम भी किए जाते हैं, जो उत्तराखंड, असम और पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग वाले इलाके हैं वहां पर काम किए जा रहे हैं। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानिक संसाधनों के दोहन पर विशेष बल दिया गया है। यानी इसमें कोशिश की जाती है जो पहाड़ी क्षेत्रों के संसाधन है उनका यूज किया जाए, क्योंकि उनको यूज करना नहीं आता है वहां के लोगों को, या आता भी है तो भरपूर मात्रा में पूंजी की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण, यानी टेक्नोलॉजी के कारण वो इसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उनको यूज करने के लिए वहां के संसाधनों का दोहन किया जाता है। इसके बाद संसाधनों के दोहन के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे उद्यान कृषि, रोपड़ कृषि और पशुपालन। यानी उन संसाधनों का यूज हो सके, वहां पर भरपूर मात्रा में उद्यान है, वहां पर रोपड़ कृषि बहुत होती है, यानी चाय कॉफी वगैरह वहां बहुत हो सकती है, और पशुपालन भी वहां पर बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इसी प्रकार जनजातीय सूखा प्रवणता क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। देखिए गाइस, जनजातीय मतलब आदिवासी, आदिवासी जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनके विकास के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। यहीं से बहुत सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। ध्यानपूर्वक, ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ करके जाओगे ना, तो एक एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करते हैं वो यहीं से मिलेंगे आपको, देखना आप। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई मतलब जो 600 मीटर से ऊंचाई पर रहते हैं। यानी एक ना राष्ट्रीय जो समिति है जो पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों में सूचित करती है, और उनके फिर जब वो पिछड़े क्षेत्र में आ जाते हैं तो उनके विकास के लिए अन्य अन्य कार्यक्रम आते हैं। तो उन्होंने प्रत्येक उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र में सूचित किया जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं, और इनमें जो है जनजातीय योजनाएं लागू नहीं है, और जहां पर कोई भी जनजातीय योजना लागू नहीं है वहां पर ये कार्यक्रम लागू किए गए। अब देखिए वहां पर क्या क्या काम किए गए, कौन कौन से तरीके से। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर कि राष्ट्रीय समिति पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम क्या क्या सुझाए गए हैं, ठीक है। तो वैसे पहला है आपका सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली लोग ही लाभान्वित ना हो। तो इसके बाद स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो, साथ ही जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश मुखी बनाना, यानी जो जीविका निर्वाह वाले अर्थव्यवस्था है उनमें भी पैसा लगाया जा सके, बाहर से लोग पैसा लगाएं। इसके बाद अतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो पाए, यानी जो प्रादेशिक व्यापार है, मैंने आपको बताया था कुछ जो क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं वहां पर बाहर से आकर के लोग लाभ उठा करके चले जाते हैं और उनका शोषण होता है इस तरीके से, तो वो शोषण भी कम से कम किया जाए। ये भी कार्यक्रम शुरू किए गए इनके विकास के लिए। फिर पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, फिर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, ये सारे के सारे काम या फिर इनके विकास के लिए सुझाए गए सुझाव थे। इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझा सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सूखा संभावी क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकी संतुलन के पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। इस कथन की उपयुक्त तथ्यों के साथ में व्याख्या कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा है सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है पेपर में। क्वेश्चन कुल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि सूखा संभावित क्षेत्रों के अंदर क्या क्या काम किया जा सकता है, सूखा संभावित क्षेत्रों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं उसके लिए, क्योंकि चैप्टर ही योजनाओं वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए भारत में सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच में पारिस्थितिकी संतुलन के पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक है। इसी विचार को लेकर के सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए
सूखा संभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम तैयार किए गए। इनके लिए सिंचाई योजनाएं बनाई गई। इनके लिए सूखा संभावित क्षेत्रों में कार्यक्रम तैयार किए गए। इनके लिए सिंचाई योजनाएं बनाई गई। भूमि विकास काम किए गए, चरगाह बनाए गए, वनीकरण किया गया, इन सभी पर जोर दिया गया। उदाहरण के लिए जो राजस्थान सूखा प्रवणता वाला क्षेत्र है, वहां पर बहुत सारी योजनाएं भी विकास की मतलब विकसित की गई। जैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान सूखा प्रवण क्षेत्र में विकास योजनाएं काफी सारी जो है शुरू की गई। तो आप बोलोगे कौन सी योजनाएं शुरू की गई, तो आपको पता ही है कि इस चैप्टर के अंदर से जहां से क्वेश्चन बनता है वो है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना शुरू की गई। तो क्या गाइस, जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के अंदर बनाई गई एक नहर है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी नहरों की में से एक ये नहर है। ठीक है, तो ये इस योजना में उस क्षेत्र के परिस्थिति के संतुलन को स्थापित करने का अच्छा उदाहरण है। इससे इस क्षेत्र की परिस्थितिकीय अर्थव्यवस्था सामाजिक दशाओं में परिवर्तन हुआ। सिंचाई से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। सिंचाई से कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ और इस क्षेत्र में जल प्रबंधन की भी समस्याएं जो थी वो मतलब खत्म हो गई और जल का प्रबंधन होने लगा। बागान कृषि शुरू हो गई, भूमि सुधार हुआ, फिर वन का विकास हुआ आदि। ये सारे के सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं जो हमारे देश के अंदर सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था, साथ ही बहुत आसान था। अक्सर इस चैप्टर को लोग जो है ना मुश्किल समझते हैं, इतना मुश्किल है नहीं, है ना, बिल्कुल। इसके बाद गाइस आपका अगला है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के सामाजिक लाभ क्या हैं तथा इसके मुख्य उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि भरमौर, आपको पता है हिमाचल प्रदेश के अंदर एक चंबा जिले के आदिवासी जो लोग हैं ना, तो वो रहते हैं भरमौर में। ठीक है, तो उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। इससे समाज को क्या लाभ हुआ और इसके उद्देश्य क्या थे वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के भरमौर आदिवासियों के लिए विकास योजना आरंभ की गई। यह क्षेत्र 21 नवंबर 1975 से आदिवासी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। भरमौर आदिवासी क्षेत्र में गद्दी, नाम याद रखना, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कहां से हैं, गद्दी आदिवासी रहते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु कठोर होने के कारण इन आदिवासियों का जो है ना सही तरीके से विकास नहीं हो पाया। लेकिन समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम यानी इनको साथ में जो है विकास करने के लिए काम किया गया। आरंभ हो जाने से इनको सामाजिक लाभ हुआ। इस क्षेत्र में संसाधनों तक का विकास हुआ। स्कूल बनाए गए, अस्पताल, पीने का पानी, सड़क, संचार व्यवस्था, विद्युत आदि का निर्माण किया गया। इसके साथ अन्य संसाधनों का भी विकास हुआ। साक्षरता दर बढ़ गई, लिंग अनुपात सुधर गया। स्त्री साक्षरता दर 1.88% से बढ़कर 2001 में, देखिएगा 1.88% थी, जो 2001 के अंदर 42.33% हो गई। ठीक है ना, कितना देखिए कितना लाभ मिला उनको। इसके बाद मैं उद्देश्यों के बारे में बताऊं तो आप बता सकते हो कि भरमौर जनजातीय क्षेत्रों के विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना है। ठीक है, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर का विकास, शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करना इनका उद्देश्य है। देखिए भरमार जो जनजाति है, ठीक है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं कि विकास तथा सतत पोषणीय विकास में अंतर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी और साथ ही पेपर में तो आता ही आता है। तो हम बात करते हैं विकास और सतत पोषणीय विकास में अंतर। तो विकास क्या होता है, इसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी वर्तमान को तो रखा जाता ही है, साथ में भविष्य की पीढ़ियों की जो आवश्यकताएं होती है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें नवीनीकरणीय योग्य संसाधनों का संरक्षण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही उनको यूज करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करें इसमें नवीनीकरण योग्य संसाधन जैसे वन, मछली आदि के प्राकृतिक रूप में पुनरुत्थान और संवर्धन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। यानी यहां पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, यहां पर ध्यान दिया जाता है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर पर्यावरण तीसरे यानी सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण को एक संसाधन माना जाता है और उसके प्रदूषण मुक्त तथा सुरक्षित या स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के जो उपाय किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें बताओगे विकास के अंदर कि ये एक पुरानी संकल्पना है, जबकि हम सतत पोषणीय विकास की बात करें ये जो है एक नई संकल्पना है। और
सतत पोषणीय विकास जो है उसमें मैं बताता हूं आपको, इसमें संसाधन की निरंतरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन किए जाते हैं, यानी कोई ना कोई चीजें बनाई जाती रहती ताकि इनकी जो निरंतरता है यानी ये बने रहें, इसके लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं किया जाता। तो यही अंतर है विकास और सतत पोषणीय विकास के अंदर। इसके बाद मैं आपको बताता हूं सतत पोषणीय विकास क्या है तथा इसकी आवश्यकता क्यों होती है। बहुत आसान है, आपको पता चल ही गया होगा कि विकास की यह एक नई संकल्पना है सतत पोषणीय विकास। इसे सतत विकास अथवा धारणीय विकास भी कहा जाता है। सतत विकास में वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका अर्थ है मृदा, वन जैसे मूल्यवान संसाधनों का उपयोग इस गति से करें ताकि यह उस गति से प्राकृतिक रूप से पुनरुद्धार या पुनर्चक्रण हो सके, यानी हमें इस तरीके से उन्हें यूज करना है प्राकृतिक चीजों का ताकि वो प्राकृतिक रूप से दोबारा से बन जाएं। पृथ्वी के परितंत्र को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए हमें प्रकृति के साथ में तालमेल बना करके कार्य करना होगा, यानी ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी किया जाए, हमें प्रकृति के साथ तालमेल बना करके काम करना होगा उनको सुरक्षित रखने के लिए। और विकास का उद्देश्य है लाभ का समान वितरण, आर्थिक प्रगति तथा परितंत्र को कम से कम हानि होना। इस उद्देश्य को सतत विकास की विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और सतत विकास की संकल्पना सिद्धांत है पर्यावरण संसाधनों का उनकी पुनर्भरण की क्षमता के अनुसार उपयोग ताकि उनकी निरंतरता आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, यानी अगर हमें भविष्य के अंदर निरंतर वो चाहिए तो हमें सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। साथ में विकास के अनेक प्रकार पर्यावरण के उन्हीं संसाधनों का ह्रास करते हैं जिन पर वे आधारित होते हैं, यानी ऐसे विकास के बहुत सारे काम होते हैं जो विकास के कारण उनको ही नष्ट कर देते हैं जिसके कारण विकास होता है। जैसे हमने बिजली पैदा करने के लिए कोयला का बहुत यूज किया, तो कोयले के कारण ही तो बिजली आई, तो यानी हम विकास किया उस बिजली से, फिर विकास करने के कारण वो कोयला ही समाप्त हो गया, तो यानी जिसके कारण विकास हुआ था उसी संसाधनों को विकास खत्म कर देता है। इसीलिए हमें सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता होती है। बहुत आसान था, आप इसमें अपने भी व्यूज लिख सकते हो और कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है ये। इसके बाद वो ये कह रहा है कि विश्व में अब तक पर्यावरण संबंधी कामों की चर्चा कीजिए, यानी अब तक पर्यावरण से संबंधित क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या चर्चाएं हुई हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में। तो यहां से एक एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो चलिए, इसमें लिखा है कि 1960 के दशक के अंतिम दशकों में क्या हुआ कि पश्चिम दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बड़ी जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। यानी जब 1960 के दशक के बाद प्रकृति ने अपने प्रकोप दिखाने शुरू किए ना, उनके बाद जो है पश्चिम देशों की आंखें खुली, क्योंकि उन्होंने ही पहले विकसित होना शुरू किया, उन्होंने ही सबसे पहले जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। जब वहां पर ही पर्यावरण संबंधी जो है हानिकारक प्रभाव दिखने लगे, तब दुनिया ने सतत पोषणीय विकास की धारणा का विकास किया। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनक्षपित प्रभावों के विषय में लोगों की चिंता प्रकट होती थी। मतलब ये देखा गया कि हम जो विकास कर रहे हैं उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो हम बात करेंगे इसमें पहला पॉइंट की कि 1968 में प्रकाशित हुई एक व्यक्ति है, एक महिला है जिनका नाम है एहरलिच, नाम याद रखना है, एहरलिच ने अपनी पुस्तक लिखी द पॉपुलेशन बॉम्ब, यानी पॉपुलेशन एक बॉम्ब है। और 1972 में मिडोस और अन्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसका नाम है द लिमिट टू द ग्रोथ। याद रखना है कि जो एहरलिच है उन्होंने पुस्तक लिखी द पॉपुलेशन बम 1972 में, मिडोस और अन्य लोगों द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लिमिट टू द ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय में लोगों को और विशेषकर पर्यावरण जो विद हैं उनको चिंता प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई हमें सोचना पड़ेगा इस दिशा में। इस घटनाक्रम में परिप्रेक्ष्यों में विकास के नए मॉडल जिसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है उसकी भी शुरुआत हुई, और इन्हीं के कारण अब देशों के अंदर सतत पोषणीय विकास की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। फिर पर्यावरणीय मुद्दों पर विश्व समुदाय की चिंता बढ़ती चली गई और बढ़ती चिंताओं को ध्यान में रख करके संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी WECD की स्थापना की, जिसके प्रमुख नॉर्वे की महिला जो थी प्रधानमंत्री, जिनका नाम था बर्टलैंड, ठीक है ना, नाम याद रखना है कि ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। इनका पूरा नाम मैं बता देता हूं आपको, गरो हरलेम बर्टलैंड, ठीक है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है, इनकी एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर,
जिसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। और इस बर्टलैंड रिपोर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बर्टलैंड के द्वारा पेश की गई थी। तो आवर कॉमन फ्यूचर नाम से प्रकाशित हुई 1987 में, और इसी के अंदर सतत पोषणीय विकास की सीधी सरल और बृहत स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की गई, और इसी में सतत विकास की परिभाषा भी पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि ऐसा विकास जिसमें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास है। तो ये कहां से निकली, ये बर्टलैंड रिपोर्ट जो थी वहीं से निकली थी, जिसको हम आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं 1987 में। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र और इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा इसके कारण उभरी पर्यावरण समस्याओं का भी उल्लेख कीजिए। यानी एक तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों बताने हैं एक साथ इंदिरा गांधी नहर के। ठीक है, तो इसमें आप बताओगे कि पहले इस क्षेत्र को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जो देश का सबसे बड़ा तंत्र था। यह जो नहर है वो हरी के बांध से निकल करके पाकिस्तान सीमा के साथ साथ चलती है। इस नहर की लंबाई जो नियोजित है, यानी बनानी है, इसकी जो नहर हमें इतनी लंबी बनानी है वो है 9060 किलोमीटर, और इससे जो मैं आपको बताता हूं 19.63 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इस नहर का निर्माण दो स्तरों पर यानी दो चरणों में हुआ। तो पहला जो चरण है या पहला कमांड है, जिसको आपको इसको चरण ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आपकी बुक में ऐसे लिखा है, कहीं बच्चे इसको ये ना समझें। चरण फर्स्ट में आप बताइए कि गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर के उत्तरी भागों को सम्मिलित करती है, ये वहां पे बनेगी पहले। और दूसरे चरण में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि को सम्मिलित किया गया है। यहाँ जो है दूसरे चरण में वो 14.10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगी या करती है। ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नहर निकलने से सिंचाई से प्रदेश की जो लाभ बता रहा हूं मैं आपको, कृषि अर्थव्यवस्था से दृष्टिगोचर परिवर्तन हुआ है। क्षेत्र में जो मृदा है उसकी आर्द्रता बढ़ी है, यानी नमी बढ़ गई है। कृषि सिंचाई से कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई है। पारंपरिक फसलों की जो उगाई जाती थी, बाजरा, ग्वार, चना के स्थान पर अब गेहूं उत्पादन किया जाने लगा है। इसके साथ कपास, मूंगफली, चावल की खेती भी की जाने लगी है। यहाँ गहन सिंचाई का परिणाम ही है जो हमने यह नहर जो बनी है उसके कारण जब गहन सिंचाई होने लगी उसके कारण ही हुआ है। इसके बाद हम इसके नकारात्मक प्रभावों को भी जरा देख लेते हैं। तो जल भराव बहुत ज्यादा होने लगा है, साथ में मृदा के अंदर लवणीकरण की समस्या पैदा हो गई है। ठीक है, तो दो पॉइंट याद रखने, एक तो जल भराव और लवणीकरण, यानी मृदा के अंदर लवण का, नमक का मिल जाना, ये बहुत अधिक मात्रा में हो गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस, वो ये है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय सुझाए गए। तो आप बता सकते हो कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसके सतत पोषणीय विकास के लिए उन्होंने क्या क्या जो है सुझाव दिए। तो प्रथम में आप बताओगे कि आवश्यकता जल प्रबंधन नीति लागू करना, यानी आप बताइए कि आवश्यक जल प्रबंधन नीति लागू करनी होगी। साथ में साधारण फसल प्रारूप में जल ग्रहण फसलें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, यानी जब हम साधारणतः जो फसल उगाते हैं तो उसमें जल ग्रहण फसलें सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। कमान कार्यक्रम जैसे जल मार्ग बनाकर भूमि विकास तथा वारबंदी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, यानी उससे हमें कमान क्षेत्र के अंदर कार्यक्रम जब बनाएं तो जल मार्ग जब बनाना हो तो उसके अंदर भूमि सुधार, वारबंदी कार्यक्रम भी बनाए जाने चाहिए। जल भराव से प्रभावित तथा मृदा लवणीकरण को दूर किया जाना चाहिए। पर्यावरण विकास जो है वन रोपण होना चाहिए। जो वृक्ष पट्टी है, चरगाह है, उनका भी विकास किया जाना चाहिए। सामाजिक टिकाऊपन प्रदेश में तभी संभव है जब आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है वित्तीय सहायता दी जाए, जिससे वे कृषि कर सकें। यानी जो पिछड़ गए हैं उनके लिए भी हमें पैसा वैसा या कोई भी सुविधा दे करके उन्हें कृषि के लिए तैयार करना होगा, कामों के लिए तैयार करना होगा, ताकि वो भी अपना विकास कर पाए। ये हैं आपके सतत पोषणीय विकास के इंदिरा गांधी नहर कार्यक्रम के द्वारा सुझाए गए उपाय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में समन्वित क्षेत्र विधि तथा स्थानीय नियोजन प्रादेशिक विशेषताओं को किस प्रकार कम कर सकते हैं। 3 उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रादेशिक विषमताएं घटाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। देखिए,
हम तो पहले ही बात कर चुके हैं, जो प्रादेशिक नियोजन है यानी जो प्रदेशों के अंदर व्याप्त असमानता है विकास को लेकर के, वही प्रादेशिक जो है नियोजन के अंदर दूर की जाती है। अब हम उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताना, 3 तरीके। तो देखिए, समन्वित क्षेत्र विधि और स्थानीय जो नियोजन है, ठीक है, उसके द्वारा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बताएंगे योजनाओं में समन्वित क्षेत्र विधि तथा स्थानीय नियोजन। तो हम जो योजनाएं बनाएं उनके अंदर समन्वित क्षेत्र विधि और स्थानीय नियोजन को शामिल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि भारत में महत्वपूर्ण उपाय चुने हुए क्षेत्रों के लिए समन्वित योजना तैयार करके तथा जिलों के लिए योजना बनाने से जुड़े हैं। इसमें से प्रादेशिक विषमता घटाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सूखा प्रवण क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र तथा सीमांत और समन्वित योजना उल्लेख करने का योग्य है। पहाड़ी विकास कार्यक्रम उत्तरांचल, असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से शुरू किए गए थे। इनमें पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानिक संसाधनों के दोहन पर विशेष बल दिया गया था। संसाधनों के दोहन के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए थे, जैसे उद्यान कृषि, रोपण कृषि और पशुपालन। ये सब चीज हम पहले ही पढ़ करके आ चुके हैं। हालांकि कहीं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता तो आपको जो है दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर पेश कर दिया ताकि आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो भी कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से लिख दें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना बच्चों वाला क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने विचार लिख दीजिए। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, तो पहली सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो जल प्रबंधन नीति को कठोरता से क्रियान्वयन करना है। यानी जल को सही तरीके से हमें प्रबंधन करना पड़ेगा, कठोर तरीके से इसको नीति को लागू कराना होगा। इस नहर परियोजना के चरण फर्स्ट में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चरगाह विकास के लिए विस्तृत सिंचाई का प्रबंधन करना होगा। यानी पहली बात तो हमको फसल संरक्षण सिंचाई सीखनी होगी, यानी जो बचाने के लिए की जाती है। ठीक है ना, ये नहीं कि उसको पैदावार बढ़ाने के लिए, सिर्फ फसलों को बचाने के लिए भी हमें पहले जो है ना हमको सिंचाई करनी होगी, फिर बाद में हम उसको अन्य चीजों के लिए यूज करेंगे। इसके बाद अब देखिए, इस क्षेत्र में शस्य प्रतिरूपों में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। यानी यहाँ जो क्षेत्र है वहां पर ऐसी फसल नहीं बोई जानी चाहिए जहां पर पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसका पालन करते हुए किसानों का बगाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। यानी अगर हम ऐसी फसलें उगाएं जो कम पानी में उगें तो इसके लिए हम खट्टे फसलों को उगा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, इस प्रकार जल अकारांता यानी जल की कमी वाले क्षेत्र एवं लवणीय से प्रभावित जो भूमि है उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, ये भी किया जा सकता है। इसके बाद वनीकरण यानी वनों को लगा करके, वनों का रक्षा कर करके, ठीक है, और चरगाह का विकास। इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 में भंगुर पर्यावरण यानी चरण 2 जो यानी बनाई जानी है इंदिरा गांधी नहर, उसके अंदर जो पर्यावरण है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, में परितंत्रीय विकास के लिए अति आवश्यक है। वहां पर ये जरूरी है कि इस तरीके से विकास किया जाए ताकि वहां का पर्यावरण बने रहे। इसके बाद इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणीय का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब निर्धनता आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटितों को कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वो कह रहा है कि इन क्षेत्रों का विकास तभी होगा जो जिनको भूमि बांटी गई है उनको वित्तीय पैसा भी बांटा जाए, उनको अन्य सुविधाएं भी जाएं ताकि वो इस पैसे का यूज करके कृषि कर सकें। मात्र कृषि और पशुपालन के विकास से इस क्षेत्रों में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की धारणा को साकार नहीं किया जा सकता। कृषि और इससे संबंधित कार्यक्रमों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इनसे इन क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल आबादी गांव, कृषि सेवा केंद्रों और विपणन केंद्रों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित हो जाएंगे। वो कह रहा है कि खाली इनका कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित करने से काम नहीं चलेगा, इनको अन्य सेक्टरों के रूप में भी विकसित करना पड़ेगा। वहां पर जो है ना और चीजें भी उपलब्ध करानी पड़ेंगी ताकि ये भी गांव जो है या फिर कहीं ये क्षेत्र शहरी क्षेत्रों के विपणन केंद्र से के रूप में विकसित हों, उनके बीच में तालमेल स्थापित हो जाए और ये अपना विकास कर पाए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि कृषि जलवायु नियोजन किसे कहते हैं। कृषि जलवायु नियोजन, तो मैं आपको बताता हूं कि भारत में योजना आयोग ने विकास कार्यों को करने के लिए अधिकृत किया। मतलब ये जो
योजना आयोग है ना, उसको विकास करने के लिए इसको जो है ना अधिकृत किया। 7वीं योजनाओं के मध्य में जल नियोजन और कृषि में प्रबंधन की कुशलता को सुनिश्चित किया। इसने सुझाव दिया कि प्रदेश की कृषि संभाव्यता उनके कृषि जलवायु के अनुसार ही विकसित हो सकती है। इस संबंध में मार्च 1988 में विशेष खाद्यान्न उत्पादन जो 169 जिलों में आरंभ किया गया। योजना आयोग द्वारा चलाए गए प्रादेशिक कृषि विकास योजनाओं को कृषि जलवायु योजना कहते हैं। तो जो योजना आयोग ने चालू करवाई थी प्रादेशिक क्षेत्र, यानी किसी एक क्षेत्र को चुन करके उसका विकास करना ताकि जो पिछड़ा न रह जाए, उसको ध्यान में रखते हुए विकास योजना को कृषि जलवायु योजना कहते हैं। ठीक है ना, इतना आसान था, बहुत ही ज्यादा। और साथ ही ये चैप्टर भी आपका अब इसके साथ में समाप्त होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।